Hello, my lovely students out there. This is ARK representing Anaka 9. Dear CS Professional Student, chapter number 7 of RCD, last part, and start with the most important portion of this chapter. वैसे तो बहुत सारे हमने पार्ट्स में, जी हाँ, हमारे पहले वाले पार्ट्स में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सारी कवर कर ली हैं, बट इस सेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ और एक क्वेश्चन के फॉर्म में बैठा हुआ है अपने आप. देखिए, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिवीजन रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स. रिवीजन रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स, वापस से रिवीजन रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर. किसके ऑर्डर? एनसीएलटी के ऑर्डर. ध्यान से सुनेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट. जैसे देखो, एक क्वेश्चन मैंने पहले आपके लिए बना के रखा है यहाँ पर और एग्जाम में आपके लिए बहुत प्रोबेबिलिटी रखता है. आइए, इन दिस मटेरियल लेट्स अंडर सी वेदर द एनसीएलटी हैज अ पावर टू रिवाइज ऑर्डर पास बाय इट. अब ये ऐसा क्वेश्चन ऐसे नहीं आ सकता. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन केस फॉर्म में भी आएगा. प्रोबेबिलिटी रखता है कि क्या एनसीएलटी के द्वारा पास किए जाने वाला ऑर्डर रेक्टिफाई हो सकता है. वापस सुनिएगा, whether NCLT has power to revise order passed by it. इसी की हम बात कर रहे हैं, रिवीजन और रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर. और बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इसके अंदर बारीकी से सीखनी पड़ेंगी. ठीक है, एक प्लेन रीडिंग से काम नहीं चलेगा, इसलिए मेरे को ध्यान से सुनेगा, अपना मॉड्यूल ओपन रखिएगा. ठीक है, और यहां देखिएगा, आरसीडी का पूरा पेपर मॉड्यूल के अंदर छाप छाप के निकल के आता है. ऑफ कोर्स मॉड्यूल से आएगा. अब आप लोग अगर कहीं से पढ़ रहे हैं, कुछ और पढ़ रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन यहीं से निकल के आना सब कुछ. ऑलराइट, चलिए, इसके लिए सेक्शन 420 सेक्शन 2 ने कुछ लिखा है. मतलब सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि क्या एनसीएलटी के पास पावर है कि अपने ऑर्डर को रिवाइज कर सके. तो एक बात समझना, पहली इंपॉर्टेंट चीज हमें चेक करना पड़ेगा प्रोविजन. क्या कह रहे हैं? फर्स्ट वी हैव टू चेक प्रोविजन इन द लॉ. क्योंकि अगर कोई प्रोविजन लॉ में है ही नहीं कि एनसीएलटी को पावर दे रहा हो कि वो अपने ही ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सके या रिवाइज कर सके, तो नहीं कर सकती एनसीएलटी. इसे हम इनहेरेंट पावर नहीं मान लेंगे कि हम एक अज्यूम कर लें कि हाँ, अगर ऑर्डर जिसने पास किया तो ऑफ कोर्स रेक्टिफाई भी कर सकती है. ऐसा नहीं है. इसके लिए कंपनीज एक्ट के, या देखिए कंपनीज एक्ट के सेक्शन 420 सबसेक्शन 2 की हम बात करने वाले हैं जहां पर, और मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, एग्जाम में आप लिख कर आए प्रोविजन. देखिए, सिंपल सी बात है, क्या लिखा है उसमें देखते हैं. ट्रिब्यूनल में एट एनी टाइम विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years. अब इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, क्या कर रहा है वो, टाइम पीरियड कितना बोल रहा है, विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years. प्रोविजन में बात बहुत ही ध्यान से देख याद रखनी हमको. कब कह रहा है? विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years. और 2 year कब से? 2 year कब से? जब फाइनल ऑर्डर पास हुआ है, ना कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास हुआ है. आप उम्मीद करता हूं कुछ पता होगा, इंटरलोकेटरी और फाइनल ऑर्डर में डिफरेंसेस हैं. ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास किया जा सकते हैं, बट वंस यू नो व्हाट प्रोसीडिंग्स हैज कंप्लीटेड, उसके बाद एक फाइनल ऑर्डर पास किया जाएगा. तो जो 2 साल का समय है वो कहां से बताया जा रहा है आपको? फाइनल ऑर्डर पास होने के बाद से. तो सेक्शन 420 सबसेक्शन 2 इस बात की गवाही कर रहा है. देखो, ट्रिब्यूनल एट एनी टाइम विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर विद अ व्यू टू रेक्टिफाइंग एनी मिस्टेक apparent from the record. Mistake word important है, सीखेंगे हम लोग क्या है mistake. So mistake apparent from the record, amend any order passed by it and shall make such an amendment if mistake is brought to its notice by the parties. दोनों ही बातें हैं. मतलब अगर कोई भी मिस्टेक लगता है ऑर्डर में, और मिस्टेक कैसी हो सकती है? क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है, हाँ, कोई मैथमेटिकल मतलब कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो सकती है, पार्टी के नेम के डिस्क्रिप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है जी, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है. तो मिस्टेक हमें देखना होगा. और इसका मतलब यहां पर ये नहीं है कि जहां पर जो रिवाइज कर रही है ऑर्डर उससे जजमेंट ही बदल जाए, कि पहले जजमेंट था फेवर में ए के, अब ए के अगेंस्ट हो जाए. ये नहीं अलाउड है. बात पकड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अगर आपको लगता है एग्रीव तो आप जानते हो ना, अपील करना है, लेकिन यहां पर जब रिवीजन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की बात करेंगे तो हमको याद रखनी है 2-3 बातें. सेक्शन 420 सबसेक्शन 2 कहता है विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years. कब से? फाइनल ऑर्डर पास होने के बाद से, ना कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास होने के बाद से. दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है यहाँ पे, क्या वो यहाँ पे मिस्टेक को रेक्टिफाई कर रहे हैं. ठीक है, अपने ऑर्डर को अमेंड करेंगे. जैसे 2 बातें, या तो एनसीएलटी की खुद की नॉलेज में आया तब, या पार्टीज ने एप्लीकेशन लगा के बोला माई बाप आपने ऑर्डर में सर गलती कर दिया, मिस्टेक कर दिया सर, प्लीज रेक्टिफाई इट एंड अमेंड द ऑर्डर. याद रहेगा? ठीक है सर. अब देखो, प्रोवाइडेड दैट नो सच अमेंडमेंट शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर अगेंस्ट व्हिच एन अपील हैज बीन प्रिफर्ड अंडर दिस एक्ट. ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा याद रखिएगा. सिंपल बात कि भाई आपने अप्लाई किया किस चीज के लिए कि सर इसको रेक्टिफाई करना है, उधर आपने अपील लगा दिया. अरे भाई ये कैसे हो सकता है? अगर आपने अपील लगा दिया है, आपका कोर्ट अपील लग चुका है, यहां पे कह रहा है
in respect of any order against which appeal has been preferred. आप बात पकड़ रहा है जिसमें आपने अपील प्रेफर कर दिया, हो गया आपका अपील, अब आप अपील हो गया तो भैया अभी रेक्टिफिकेशन का एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे, ऑलराइट, एंटरटेन नहीं होगी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इनहेरेंट पावर ऑफ द एनसीएलटी. रूल 11 एनसीएलटी रूल 2016 हम जानते हैं, इसके जो खुद के रूल्स हैं, जैसे हम लोग जानते हैं ना सीपीसी सीआरपीसी जो हैं कोर्ट्स के अपने प्रोसीजर होते हैं, ऐसे ही एनसीएलटी के रूल्स 2016 में एनसीएलटी के प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करने के रूल्स हैं. That nothing in these rules shall be deemed to be limit or otherwise affect the inherent power of tribunal to make such order as may be necessary for meeting the ends of justice or to prevent abuse of the process of tribunal. दो बात कह रहा है, एंड ऑफ जस्टिस, जस्टिस तो भैया मेन पर्पस क्या है, जस्टिस होना चाहिए, या फिर आगे बोलता है और प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ट्रिब्यूनल, कि मान लीजिएगा किसी पार्टी ने स्मार्टली एनसीएलटी के रूल्स का मिसयूज कर दिया और उससे कहीं ना कहीं एनसीएलटी के रूल्स की जो वायलेशन प्रेजेंट दिख नहीं रही है, अपेरेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन एनसीएलटी के रूल्स का अब्यूज नहीं होना चाहिए. सो कहता है जस्टिस के लिए, या अगर देखा जाए प्रिवेंट अब्यूज ऑफ एनसीएलटी या प्रोसेस ऑफ एनसीएलटी, ऐसा करने को रोकने के लिए इनहेरेंट पावर है. लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, हम पहले के देखेंगे सेक्शन 420 सेक्शन 2, क्योंकि एक्ट में लिखा है तब हम रूल्स की तरफ ध्यान देंगे. अगर एक्ट में ही पावर नहीं दे रखी है तो फिर एनसीएलटी के पास इनहेरेंट पावर भी हम उसे एज्यूम नहीं करेंगे. ये इंपॉर्टेंट चीज रखना. रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर अंडर रूल नंबर 154 क्या कहता है, देखो आओ. Any clerical, arithmetical mistakes in order of the tribunal or error therein arising from the accidental slip or omission may at any time be corrected by the tribunal on its own motion or application of the party by way of rectification. Clerical या arithmetical mistakes. Clerical पार्टी का नेम लिखना था, मान लीजिएगा अमित, अरे भाई हट जाओ, अमित कुमार शर्मा, अब उसमें कुमार नहीं लिखा है, ये भी मिस्टेक होती है, याद रखिएगा. तो अमित शर्मा लिख दिया, अब उसके भैया आईडी वगैरह सब में डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है, अमित कुमार शर्मा, अमित कुमार शर्मा, तो अमित शर्मा भाई नहीं, ये मिस्टेक है, याद रखिएगा, ये भी मिस्टेक है, क्लैरिकल मिस्टेक है. या डिस्क्रिप्शन में गलती कर दी है, वहां पकड़ मारा, लिख ऑर्डर करना था जिससे खिलाफ, उससे जैसे अगेंस्ट हो तो उसके फेवर में लिख दिया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है. फाइन या सॉरी हम बात करेंगे, मान लीजिए पेनल्टी लगाया तो पेनल्टी का अमाउंट गलत कैलकुलेट हो गया है, ऐसी चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है. नाउ एप्लीकेशन का सब रूल 1 एनसीएलटी 9 में आपको देनी है. अब मेरे बच्चा लोग है ना, देखो बहुत सिंपल सी बात है, छोटी छोटी चीजों को याद रखेगा यहाँ पे साइड में ना भाई. अगर पार्टी लगा रहा है अपना मॉड्यूल में लिख लेना एनसीएलटी 9. सर लिखा हुआ तो क्यों लिखे, अपना लिखा हुआ ज्यादा याद रहता है, एग्जाम में रिवीजन टाइम पे ध्यान जाएगा पूरा, इसलिए कह रहे हैं लिखो, ठीक है. 2 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ द फाइनल ऑर्डर, कब से कह रहा है, फाइनल ऑर्डर से, ना कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर से. 2 साल का समय कहां से काउंट करेंगे, फाइनल ऑर्डर से, ना कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर से. भाई याद रखना इस बात को, बहुत सिंपल है ना. चलिए अब कहता है ओमिशन का मतलब क्या है, बोला समथिंग व्हिच इज लेफ्ट आउट, ऐसा जो लिखना था पर लिखा नहीं. इट डिनोट्स एन अनइंटेंशनल एक्ट, लेकिन ये इंटेंशनल नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अनइंटेंशनल, ठीक है सर. It would mean that what was intended to have been done was not done as it ought to have been done. जो किया जाना था वैसा नहीं किया गया है, बात पकड़ मारा है. अब ये अनइंटेंशनल है, इंटेंशनल है तो फिर तो भैया तुम तो अब्यूज कर रहे हो अपने पावर का, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये देखा जाएगा. जनरल पावर टू अमेंड रूल 155, जनरल पावर में बात कर रहे हैं यहाँ पर. ट्रिब्यूनल में विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग्स on such terms as a cause otherwise I think fit amend any defect. यहां पर याद रखना जनरल पावर जो बात कर रहा है किसके कह रहा है, amend any defect or error in any proceedings में. ये जो बात करी है हमने यहां पर ऑर्डर की करी है, दोनों में डिफरेंस समझना. रूल 154 ऑफ एनसीएलटी रूल 116 में ऑर्डर रेक्टिफिकेशन की बात करता है जिसके लिए 2 साल का समय दिया जाता है. लेकिन जब हम बात करते हैं किसका, जस्ट अ मिनट, हाँ, जब हम बात करते हैं रूल 55 ऑफ एनसीएलटी तो 155 वन मोर टाइम 155 ठीक है, कोई 155 बात ही की है अगर याद करने के लिए देख रहे हैं. सो इसमें क्या कह रहा है, प्रोसीडिंग्स के अंदर, प्रोसीडिंग्स में कोई एरर है, डिफेक्ट है, तो उसको 30 डेज के अंदर ठीक करवा लीजिएगा. प्रोसीडिंग्स के अंदर सर कैसा डिफेक्ट होता है भैया, समझो ना, सिंपल सी बात है. कोई नोटिस इशू करना था, एफिडेविट पे कोई डॉक्यूमेंट लेना था, एविडेंसेस एफिडेविट पे करवाने थे, नहीं करे हैं, साइन करवाने थे, कोई पर्टिकुलर फीस देनी थी, प्रोसीडिंग्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनमें डिफेक्ट्स एरर्स है,
तो इसको 30 डेज के अंदर ठीक कर सकता, अमेंड कर सकता है। इट and all necessary amendments shall be made for the purpose of determining the real question or issue raised by or depending on such proceedings। याद रहेगा। अब यहां पर कह रहा है एक बच्चे की बात जो खूब बार पढ़ चुके हैं भैया, एनसीईआरटी इज नॉट बाउंड बाय द प्रेशर ऑफ सीबीसी, हम जानते हैं भाई, बट प्रोवाइडेड क्या फॉलो करें, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है सर। पावर टू रिव्यू और रेक्टिफाई इट्स ऑर्डर बाय एनसीईआरटी, डिफरेंट जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के भाई, सुनेंगे ध्यान से और देखो, कुछ हम समझाएंगे, कुछ आपकी मेहनत, आप मेहनत करेंगे। आइए कुछ मैं आपको हेल्प करवाता हूं। देखिए कहता है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है रे, केस लॉ है। पावर ऑफ रिव्यू कैन ओनली बी एक्सरसाइज फॉर करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स एंड नॉट टू सब्स्टिट्यूट अ व्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर रेक्टिफिकेशन से व्यू ही चेंज हो गया, व्यू का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे मैंने कहा गिल्टी ए का था, गिल्टी ए की जगह बी का शिफ्ट हो गया, बात पकड़ में आया, व्यू चेंज नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है क्रिएशन ऑफ अ मिस्टेक एक्सरसाइज टू करेक्शन, सॉरी करेक्शन, क्रिएशन नहीं, करेक्शन ऑफ मिस्टेक नॉट टू सब्स्टिट्यूट व्यू, दैट द पावर ऑफ रिव्यू कुड ओनली बी एक्सरसाइज विद इन द लिमिट्स ऑफ द स्टैट्यूट्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप जो ये कर भी रहे हैं रिव्यू, ये विद इन द स्टैट्यूट, स्टैट्यूट मतलब कानून आपको इस बात की इजाजत दे रहा हो, जैसे हमने देखा सेक्शन 420 सेक्शन 2 हमको दे रहा है इस बात पे, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 420 सेक्शन 2 इस बात की इजाजत दे रहा है एनसीएलटी को। डीलिंग विद एक्सरसाइज ऑफ सच पावर, द रिव्यू कैन नॉट बी ट्रीटेड लाइक एन अपील इन अ डिसगाइज। व्यू देखो समझ ना, रिव्यू को आप ये नहीं मान लो कि आपने अपील कर दी है, समझो ध्यान समझना क्या होता है। मान लीजिएगा आपने रिव्यू के लिए एप्लीकेशन लगाया, ठीक है, अब उसको ये नहीं मान लिया जाएगा कि जो रिव्यू की एप्लीकेशन है वो अपील ट्रीट की जाएगी। बात पकड़, डिस्गाइज का मतलब उसे अपील का ट्रीट नहीं करेंगे, बात पकड़ मारा, वो राइट अलग है उसका। द मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ टू व्यूज ऑन द सब्जेक्ट इज नॉट एन ग्राउंड फॉर रिव्यू। ये भी इंपॉर्टेंट बात आ गया, एक से खतरनाक एग्जांपल दे रहा है यहां पर। बोला क्या कह रहा है कि क्या बात की चांसेस है, देयर पॉसिबिलिटी ऑफ टू व्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज नॉट ग्राउंड फॉर रिव्यू। सर यहां पर ऐसा भी तो हो सकता है सर, व्यू समझ रहे हैं ना, कि फैक्ट्स को कंसीडर किया, फैक्ट्स को वापस कंसीडर करके तो कह रहे हैं कि अरे यहां से कोई पॉसिबिलिटी डिसीजन में ये भी तो हो सकती है। तो डिसीजन में अगर पॉसिबिलिटी चेंज हो रही है तो वो रिव्यू में नहीं जाना है। वंस अ रिव्यू पिटीशन इज डिसमिस्ड, no further petition of review can be entertained. This is very very important. Once the review petition has been dismissed, एनसीएलटी ने देखा और डिसमिस कर दिया, अब आप उसको वापस एंटरटेन नहीं करेंगे, वापस याद रखिएगा। अब ऐसे केसेस में क्या होता है ना, आपको लगता है कि आपके साथ जाती हुआ है, धोखा हुआ है, धड़ी हुई है, जो भी आपको लगता है, आपको अपील करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखना है भाई। फिर देखो आगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पावर ऑफ व्यू इज नॉट एन इनहेरेंट पावर, इट मस्ट बी कंफर्म ईदर स्पेसिफिकली और बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन। स्पेसिफिकली कंफर्म होनी चाहिए, कंफर्म ईदर स्पेसिफिकली और आगे क्या बोला, नेसेसरी इंप्लीकेशन, बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन। इट डज नॉट स्टैंड टू रीजन दैट if power of review is not present with the tribunal, it nevertheless can exercise its power indirectly when it is cannot be do directly। आपने अगर याद हो, आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा है ना, तो आपने ध्यान दिया होगा कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कलरेबल लेजिस्लेशन, जो एक्ट आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हैं। मतलब सर जैसे समझो, जैसे जो पर्टिकुलर पावर एक्सरसाइज करने से आपको मना किया गया, एनसीईआरटी को मान लीजिएगा स्पेसिफिकली मना किया गया, वो रिव्यू नहीं कर सकता, अज्यूम करो एक बार के लिए, है ना, स्टैट्यूट में प्रोविजन नहीं दे रखा, जस्ट अज्यूम इट। तो क्या वो कोई रूल्स फ्रेम करके ऐसे कर सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। जैसे मैंने भी कहा कि कंपनीज एक्ट का सेक्शन इस बात की इजाजत दे रहा है, तो हमने उस सेक्शन के अकॉर्डिंग ही तो रूल्स बनाए हैं भाई, और जो रूल्स बनाए गए हैं, एनसीईआरटी रूल्स बनाए गए, उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो यहां पर इसलिए कहा गया कि इनहेरेंट पावर नहीं है, ये पावर या तो स्पेसिफिकली होगी या बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन होगी। बात रखिएगा, स्पेसिफिकली दे रखा है, जैसे मैंने कहा 420 सेक्शन 2 स्पेसिफिकली बता रहा है ये बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन पावर है, बट अब इसकी अगर नेसेसिटी जनरेट होती है तो हमने इसके लिए रूल्स बना रखे हैं, एनसीईआरटी रूल्स 2016, याद रहेगा। और यहां पर दूसरी बात जो कह रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू रखा है, जजमेंट दिया, वो क्या कहा कि जो पावर आप डायरेक्टली एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हैं। बात पकड़ में आ रहा है? इसे हम लोग पढ़ते तो क्या बोलते हैं, कलरेबल लेजिस्लेशन। नाउ इट वाज हेल्ड दैट सीएलबी, अब ये पुराना वाला कॉन्सेप्ट था, बोलो सीएलबी को पावर नहीं था क्या रिव्यू करने का। Supreme Court held that no party appearing before a tribunal, be it an SSC or department, should suffer on account of any mistake committed by the tribunal। ये बात साफ साफ कह दी गई कि एनसीएलटी की मिस्टेक के लिए कोई भी पार्टी या कोई भी डिपार्टमेंट जो अपीयर हो रहा है
उसके लिए उसे सफर नहीं किया जाएगा। उस ऐसा नहीं है कि एनसीएलटी की मिस्टेक है और उसको बेचारे को मजबूरन ये झेलना पड़े कि भैया मेरे को मानना पड़ेगा क्योंकि एनसीएलटी का ऑर्डर है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साफ तौर पे कहा। ठीक है, ये एक आध क्वेश्चन, ये एक आध आपको पढ़ना है। मैं आपको खास तौर से इस केस की, जी हाँ, जिसमें इनकम टैक्स अपने ट्रिब्यूनल के अंदर एक अपील लगाया गया, वो रिव्यू की बात की गई थी और उसको जजमेंट दिया गया, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा जा रहा है। जैसे ट्रिब्यूनल हैज पावर टू रेक्टिफाई द मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड। पहली बात क्या कह रहा है, ट्रिब्यूनल क्या ध्यान रखेगा, और ये कॉमन है, चाहे इनकम टैक्स अपीलेट में जाए तो मान लीजिएगा तब भी बात पकड़ में आ रहा है, या एनसीएलटी के अंदर बात जाए तब भी। ट्रिब्यूनल हैज पावर टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, पहले ये देखिएगा, या तो खुद देखेगा या फिर एप्लीकेशन है तब। दूसरा कहता है एन ऑर्डर, ये सेक्शन बात अलग हो रहा है यहाँ पे ना, 254 सब 2 इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से कह रहा है। अब अगर कोई नहीं माना तो देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा यही हूँ कि समझो ये इनकम टैक्स के अंदर बात हो ट्रिब्यूनल का, यह बात हो कंपनी से के अंदर, बात कॉमन चलेगी सबके लिए। जैसे मैंने कहा पहले तो आपको देखना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक apparent from the record. An order on appeal would consist of an order made under section 254 subsection 1, order made under the subsection 1 amended by the order under section 254 subsection 2। अब से ये सेक्शंस क्या हैं, चिंता ना करो, सेक्शन याद करने को कोई नहीं कह रहा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ो। रेक्टिफिकेशन किस बात की कर रहा है, रेक्टिफिकेशन फ्रॉम द ऑर्डर, और जिसे रेक्टिफाई किया जा रहा है वो ऑर्डर से हो। फिर कहता है पावर ऑफ रेक्टिफिकेशन इज टू बी एक्सरसाइज्ड टू रिमूव एन एरर एंड करेक्ट अ मिस्टेक, नॉट फॉर डिस्टर्बिंग द फाइनलिटी और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। बात पकड़ में आ रहा है, क्या कह रहे हैं, व्यू ही चेंज हो गया। अरे व्यू ही चेंज, सब्स्टिट्यूट व्यू नहीं हो सकता है, सिर्फ जो अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड कोई मिस्टेक है सिर्फ उसे ही करेक्ट किया जाएगा, इतना ध्यान रखें, या मिस्टेक को रिमूव किया जाएगा। Power of rectification can be exercised even if the mistake is committed by tribunal or even if a mistake has occurred at the instance of party to appeal। दोनों टाइम पे हो सकता है, ऐसा नहीं कि ट्रिब्यूनल का मिस्टेक है तो उसको अटेंड नहीं होगा। A mistake apparent from the record should be self-evident and should not be debatable issue कि भैया पहले इस पे आर्गुमेंट होगा मिस्टेक पे, नहीं। सेल्फ एविडेंट का मतलब, अपेरेंट का मतलब ही क्या होता है भाई, अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, जिसके लिए कोई डिबेट की जरूरत नहीं है। फाइनल ऑर्डर में, जैसे मैंने कहा, फाइनल ऑर्डर में कहा गया था कि आपको कुल मिला के जो है पेनल्टी भरनी है, मान लीजिएगा 5 लाख रुपीज प्लस अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, और वो कैलकुलेट करके बता दिया, वो गलत कैलकुलेशन हो गया। ऑर्डर में तो लिखा हुआ है बट वो गलत कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो भी यहाँ पर हम बात करेंगे मिस्टेक है वो कैसे उनसे सेल्फ एविडेंट, डिबेटेबल नहीं होगी। अभी उसमें क्वेश्चन आ गया कि यू नो व्हाट, जो पार्टी यू नो व्हाट वो चाहता क्या है, डिबेट करना चाहता, आर्ग्यू करना चाहता है, नहीं होगा भाई आर्ग्यू उस पे। Now, because the judicial opinion differ and what is the mistake apparent from the record cannot be defined precisely and must be left to the determined judicially on the facts of each case. Non-consideration of judgment of the jurisdictional high court would always consider mistake apparent from the record. All right, regardless of the judgment being rendered prior to or subsequent to the order passed be rectified. And after the mistake is corrected, consequential order must follow. And the tribunal has power to pass all necessary consequential orders. जी हाँ, आफ्टर रेक्टिफिकेशन, क्योंकि भैया वो चाहिए ना, कॉन्सिक्वेंशनल तो चाहिए ना, बिना कॉन्सिक्वेंशल ऑर्डर के इफेक्टिव कैसे मानेंगे उसको। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमको ध्यान रखना है, सिर्फ रीड करने के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर देखो आगे आओ, अब यहाँ पे कैन एनसीएलटी रेक्टिफाई द मिस्टेक ऑन सुमोटो, खुद कर सकता है, ऑफ कोर्स सेक्शन 420 सेक्शन 2 की इसी बात में हमने पढ़ा था। ठीक है, कब तक कर सकता है, विद इन 2 ईयर, या पार्टी करेगा तो उसके लिए पार्टी को एनसीएलटी 9 फॉर्म लगाना, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी अगर पार्टी करता अपनी तरफ से। ठीक है, amend क्या कर सकता है, amend any record pass order, amend any order passed by it and make such amendment if mistake is brought to its notice by the party। पार्टी कौन सा फॉर्म में करेगा, NCLT 9 में। ऑलराइट, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, पहले ही आपके लिए इंपॉर्टेंट आकर के बता रखा है, तो ध्यान से भैया नोट कर लेना। आओ, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। It was held that under first part of the provision, tribunal is empowered to sumo to rectify any mistake apparent on the records anytime within a period of 2 years from the date of its original order. Under second part, either the taxpayer department may file an application highlighting the mistake apparent on record. In light of the provision that apex court held that appellant tribunal took time beyond the stipulated period, even though application was filed well within the period। अब बहुत इंपॉर्टेंट सोचना, इंपॉर्टेंट क्या है कि एप्लीकेशन तो विद इन अ टाइम पीरियड फाइल कर दी गई और ट्रिब्यूनल क्या कर गया, जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा ले गया। क्या कह रहा है, थस इन द इवेंट ऑफ द एप्लीकेंट
has filed the application within a stipulated time period 2 years from date of original order. It is binding for the appellate tribunal to decide the matter on the basis of merits, not on the ground of limitation. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, समझो समझो. किसी फाइनल ऑर्डर आने के बाद, फाइनल ऑर्डर आने के बाद में हमारे पास समय था 2 years का कि हम क्या करने के लिए कह रहे हैं कि माय बाप आप कृपया करके इसको रिव्यू कर लीजिएगा. ठीक है जी. एनसीएलटी में अब हम जानते हैं कि एनसीएलटी से एनसीएलटी जाने का समय, अपील करने का समय जो हमें मिलता है वो 45 डेज का मिलता है. ठीक है सर. अब एक बात समझिएगा, क्योंकि यहाँ 2 बातें हो रही हैं. फाइनल ऑर्डर आने के बाद में पार्टी के पास 2 साल का समय था, उसने क्या कर दिया, रिव्यू की एप्लीकेशन कर दी. और फिर यहां से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, देन हियर सपोज ही इज अप्रोचिंग टू एनसीएलटी, एनसीएलटी के लिए जा रहा है वो, लेकिन वहां रेफर कितना किया हुआ है 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी. ये हो गया, बोले आपको ऑर्डर मिल गया एनसीएलटी का, फाइनल ऑर्डर आ गया, अपने को अपील करना 45 डेज में कर लो. लेकिन सर अब क्या करूं सर, लिमिटेशन पीरियड निकल गया, फिर ना मैं एनसीएलटी का रहा ना मैं अपना इधर का रहा, तो क्या करूं. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ऐसा है, यहां पर अगर 2 साल के अंदर अंदर पार्टी ने रिव्यू की एप्लीकेशन लगा दी कि सर ये मिस्टेक है सर, इसको आप देख लें एक बार, और सेल्फ एविडेंट है मिस्टेक जिसको रेक्टिफाई किया सकता है, और उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर दिया गया. लेकिन याद रखिएगा, प्रोवाइडेड पार्टी ने विद इन 2 ईयर अपनी एप्लीकेशन रिव्यू के लिए लगाई हो. अब क्या ऐसा होगा कि एनसीएलटी कहेगा 45 डेज का तो निकल गया, तुम मत मेरे पास मत आओ भाई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई लिमिटेशन यहां पर अप्लाई नहीं करेंगे, यहां पर समझेंगे जो लैंग्वेज में कहा जा रही है. क्या? इट इज बाइंडिंग फॉर द एपेलेट ट्रिब्यूनल टू डिसाइड अ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ द मैरिट्स, नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन. याद रहेगा, बात पकड़ में आई मेरी ना. अब देखो यहां पर कहता है 427 subsection 2 read rule number 11, 154 and 155 mention above वो क्या दिक्कत है भाई, क्यों काट रहा है इसको. substantiate that tribunal has power to rectify the mistakes apparent from the record on its own motion or on application by the party under this act. ये हम सब लोग सीखा हुआ है. ठीक है, ये अभी देखें, इसको बदतमीज परेशान कर रहा है. हलो, क्लियर हो रहा है. अब देखो, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, मीनिंग जैसे मिस्टेक मींस, जस्ट अ मिनट, आओ देखो, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड मीनिंग मींस टू टेक और अंडरस्टैंड wrongly or inaccurately, to make an error in interpreting it an error, a fault, misunderstanding, misconception. Apparent means visible, capable of being seen, easily seen, obviously. Plain meaning of the word apparent is that it must be something which appears to be so expressly and is capable of argument or debate. That plain reading of word apparent is that it must be something which appears to be so expressy and is incapable of argument or debate. It therefore follow that a decision on a debatable points of law or facts or failure to apply law to set of facts within the remains to be investigated cannot be corrected by way of rectification. अगर debatable है, investigation required है, उसमें further inquiry required है, तो फिर भैया उसमें रेक्टिफिकेशन नहीं चलनी है. बात पकड़ में आ रहा है? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी डिबेटेबल हो गया तो व्यू ही बदल देगा, व्यू बदल देगा तो फिर रिव्यू किस बात का. बात पकड़ में आ रहा है? किसी चीज में मान लीजिएगा पर्टिकुलरली देखा जाए कि दो व्यू हैं, मतलब इफ दे आर द 2 व्यूज तो फिर रिव्यू नहीं होगा. 2 व्यूज हो तो रिव्यू नहीं होगा. बात पकड़ में आ रहा है? चलिए देखिए आगे दिखाते हैं. देखो, द पावर टू रेक्टिफाई दैट द मिस्टेक हाउएवर डज नॉट कवर केसेस वेयर अ रिवीजन और रिव्यू ऑफ द ऑर्डर इज इंटेंडेड. Mistake means to understand wrongly or inaccurately. It is an error, a fault, a misunderstanding, misconception. फिर आगे देखो यहाँ पे एक और,
A mistake capable of rectification under section 120 chapter 2 is not confined to a clerical or mathematical mistake. At the same time, it does not cover any mistake which may be discovered by the complicated process of investigation, argument or proof. So उसको हम rectify नहीं करेंगे. Mistake, समझना, mistake है, रेक्टिफाई हो सकती है, बट रेक्टिफिकेशन के लिए अगर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा या आर्ग्यूमेंट होगा, डिबेट होगा, प्रूफ की रिक्वायरमेंट्स होंगी, इन दैट केस फिर वहां पर रेक्टिफिकेशन नहीं होगी. बात पकड़ में आ रहा है ना. अपीयरेंस बिफोर क्वासी जुडिशियल एंड अदर अथॉरिटीज. अब लोग बहुत से जानते लोग हैं, है ना, यू नो व्हाट, कि प्रोफेशनली जो क्वालिफाइड पीसीएस हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं या लॉयर्स हैं, या दे आर यू नो व्हाट एलिजिबल हैं, किस लिए, वो ट्रिब्यूनल है या यू नो व्हाट आरडी है, आरओसी है, सीसीआई है, सेट है, इनके यू नो व्हाट सामने अपीयर हो सकते हैं कंपनी को रिप्रेजेंट करके. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा. प्रोफेशनल क्वालिफाइड एलिजिबल फॉर अ पर्सन, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, who is authorized in you know what as an authorized representative and appear before the constitutional bodies like NCLT, NCLT, SAT, CCI, RD, tribunals, ROCs. ये तो ड्राफ्टिंग के अंदर पढ़ा हुआ आप लोगों ने, appearance before the NCLT. बच्चा लोगों को सिर्फ इसको रीड करना है. एनसीएलटी का वो ड्राफ्टिंग वाला ही सारा पार्ट है ये. देखो, अपीयरेंस बिफोर सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कम सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, लॉयर्स. मैं इसमें आपको खास चीज समझाने के लिए कर रहा हूँ. सारा दिखने वाला है जी. हो गया अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, वे लोग पता है ना. चलो एक बार ये देख लेते हैं, एक बार ये क्वेश्चन बन सकता है भाई. आप लोगों ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 पढ़ाई है क्या, क्लासेस अभी करी है कुछ टाइम पहले ही. और हमने समझा था कि अगर मान लीजिएगा आपको सीसीआई के ऑर्डर के खिलाफ अपील लगाना है तो आप एनसीएलटी जाते हैं. जी हाँ, एनसीएलटी जो कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल था उसको अबॉलिश करके उसका वर्किंग किसके हाथ में है, एनसीएलटी. जी हाँ, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एनसीएलटी. अब क्या हो रहा है, सेक्शन 53B क्या कहता है कि अगर आपको लगता है कोई पर्सन है या गवर्नमेंट है, एंटरप्राइजेस है, ठीक है, या लोकल या स्टेट लोकल बॉडीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज या एंटरप्राइज, कोई पर्सन एग्रीव्ड है सीसीआई के ऑर्डर से, तो क्या करेगा भाई, एनसीएलटी जा सकता है, अपील फाइल कर सकता है. और पीरियड है 60 डेज का. कितना समय तक, कभी भी कर लें. अरे नहीं रे, 60 डेज में जाना है. देखो सेक्शन 53B कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, एंटरप्राइज, एनी पर्सन एग्री बाय द डायरेक्शन, रीजन और ऑर्डर रेफर्ड अंडर 53 सबसेक्शन क्लॉज ए may prefer appeal to appellate tribunal NCLT. कितना टाइम पीरियड में, within 60 days from the date of on which a copy of the order direction order by the CCI is received by the central government, state government, local authority, enterprise. अब ये यार सिंपल बात है. ठीक है, फिर देखो इसको डिस्पोज ऑफ करने का टाइम कितना बोला. अच्छा, एक तो बोल रहा है कि 60 डेज का फर्दर टाइम और मिल सकता है. ठीक है, एंड 6 मंथ्स के अंदर डिस्पोज ऑफ करना. ये बातें रटना नहीं है, धड़ाधड़ देखते चले जाओ. ठीक है, ये बात सिंपल सा बात है. अब यहाँ पर ट्रिब्यूनल एनसीएलटी में अपीलेट ट्रिब्यूनल में ऑर्डर आएगा, देखेंगे भाई क्या है भाई, सीसीआई ने ऑर्डर पास किया है. अब उसको तो मॉडिफाई कर सकते हैं कि भैया नहीं ये नहीं होगा, कंफर्म कर सकता है या कैंसिल कर सकता है उस ऑर्डर को. कितना टाइम पीरियड में, 6 मंथ्स के अंदर डिस्पोज ऑफ कीजिएगा. ये फटाफट देखने वाला पॉइंट है, इसमें बहुत बुद्धि नहीं लगाना आप लोगों को. अपीयरेंस बिफोर स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज. अब ऑफ कोर्स कंपनीज है ना, क्या करता है, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट को या लॉयर्स को ऑथराइज करता है कि भैया आपको हमारे को रिप्रेजेंट करना, कंपनी को रिप्रेजेंट करना बिफोर द अथॉरिटीज. अब अथॉरिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे अभी मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, है ना, आरडी है, आरओसी है, सेट है, एनसीएलटी है, सीसीआई है, इनके सामने रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं. सो आई डोंट थिंक सो कि हमें बहुत डिटेल में जाना है. बस इतना सा याद रखना है, जो मैं आपको मेनली बता दूं, 2-4 बातें हैं यार, रीड करने वाले हिस्से हैं और एक्चुअली ड्राफ्टिंग के पार्ट हमने डिस्कस किए हैं. ठीक है, किसी को नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना भाई अलग से, कोई दिक्कत नहीं है. कि देखो एक बात याद रखना, बस जब आप किसी लॉयर को कर रहे हो, है ना, ठीक है, लॉयर को कर रहे हो हायर, कंपनी जब कर रही है तो उसके लिए वकालतनामा, क्या कहते हैं, वकालतनामा. अगर सीए या किसी चार्टर्ड कॉस्ट अकाउंटेंट को आप कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे केसेस में मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस
जी हाँ, अभी पढ़ा है बच्चों ने यार, इसको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ सर मैंने नहीं पढ़ा, तो भाई अलग से ले लेना, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इनको आपको ऑथराइज करना पड़ता है ना, तो भैया उस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के को क्या करेंगे, वकालतनामा कि मैं अपने एडवोकेट को ऑथराइज कर रहा हूँ कि भैया मेरे हमारी कंपनी को या पर्टिकुलरली किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट कम सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट करते हैं, तो उनके लिए मेमोरेंडम अपीयरेंस रहता है। अब ये जो है ना सारा बातें यहाँ बोला हुआ है, ठीक है, सिर्फ रीड करना है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं आ रहा ये भी तुम्हें गारंटी से बोल सकता हूँ, बस रीड करना है। हाँ भैया ये भी देखो, प्रोफेशनल ड्रेस कंपनी सेक्रेटरी के लिए बताया गया है, ये मैंडेटरी है सर, ध्यान रखना है भाई, ये खूब बार डिस्कस हो चुकी है, लेकिन इसे छोड़ मत देना भाई, रीड करके जाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एनीवेज मैंने जो कहा इसमें 2-3 बातें जो हमने अभी डिस्कस करी इंपॉर्टेंट है, वो जरूर से जरूर खास तौर से जो भी मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के बारे में जो केस लॉस की बात करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। और टेस्ट लगातार चल रहा है, मिस मत करो, मिस करोगे बाद में दिक्कत बहुत आएगा। सो एक टेस्ट अटेम्प्ट करो, अजम्पशन आएगा ही आएगा, पास की बात नहीं कर रहा, अजम्पशन की बात कर रहा हूं। और तुम्हारी मर्जी, तुम अगर आलसी हो कि तुम्हें अजम्पशन नहीं चाहिए, पास हो जाए, तो तुम्हारा पास होना भी खतरे में हो सकता है, इसलिए खतरे से बाहर आओ, रोजाना टेस्ट करो, कुछ दिनों की बात और है, और फिर अपने अच्छा लाइफ एंजॉय करो यार, प्रोफेशनल डिग्री लेकर आओ। ऑलराइट, चलिए एंजॉय कीजिएगा, गुड बाय, टेक केयर।